हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। अब हम लोग करने वाले साइंस पार्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। नीचे आपको चार स्टेटमेंट दी हुई है और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर अपना आंसर देते हैं। द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। जब एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वो मेटालिक कम हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है तो मतलब मेटालिक करैक्टर दिखाना भी डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एलिमेंट्स लेस मेटालिक होते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं। एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। ये स्टेटमेंट पहले का कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं करते, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। डी भी चेक कर लेते हैं। दी ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। बिल्कुल हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटालिक करेक्टर कम होता है, और वी कैन से नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ जाता है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली कौन से होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो डी स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी वैलिड होगा। नेक्स्ट करते हैं, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विथ फॉर्मूला XCl2। एक्स एलिमेंट ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है या क्लोराइड के साथ, तो XCl2 का कंपाउंड बनाया है। विच इज अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि एक सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। एक्स वुड लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। एक्स के किस ग्रुप में होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? जो आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए XCl2 का मतलब क्या है कि X की मल्टीप्लाई 1 से हुई है, यानी क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, और Cl की वैलेंसी 2 है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो मतलब X की वैलेंसी 2 है। तो अब 2 वैलेंसी जिसकी है वही आप लोगों का यहाँ पे आंसर आएगा। अब सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो इसीलिए ये तो आंसर नहीं है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? एटॉमिक नंबर 12 है, तो 282। तो बिल्कुल यहाँ पे मैग्नीशियम इज द राइट आंसर, इसका वैलेंसी भी 2 है। फर्दर चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 283, लेकिन हमें तो 2 चाहिए, तो एल्यूमिनियम इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन। सिलिकॉन का होता है एटॉमिक नंबर 14, तो 284 है, तो ये भी एक वैलिड आंसर नहीं है, तो बी ऑप्शन मैग्नीशियम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विच एलिमेंट है, किस एलिमेंट के पास टू शेल्स, दो शेल है, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के दोनों शेल इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हैं। के फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल में 8 होते हैं। तो यानी कि हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका एटॉमिक नंबर 10 हो, एंड दैट इज नियोन। नियोन के पास 2 शेल होते हैं और दोनों ही कंप्लीटली फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन से। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। 282 मतलब 12, तो एटॉमिक नंबर 12 किसका है? यस, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर आएगा मैग्नीशियम, यानी कि फर्स्ट आएगा नियोन और सेकंड आ रहा है आपके पास मैग्नीशियम। सी, अ टोटल ऑफ 3 शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। 3 शेल होने चाहिए, मतलब के, एल, एम, और वैलेंस यानी कि आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एल में 8 हो गए और
फर्स्ट में 2 हो गई, तो इट बिकम 14, और 14 है आपके पास सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। टोटल ऑफ 2 शेल, 2 शेल है टोटल, विद 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो 2,3, तो 5, और 5 एटॉमिक नंबर किसका है, बोरॉन का है, तो बोरॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, twice as many electron in its second shell as in its first shell, पहले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में उन इलेक्ट्रॉन्स के डबल होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एल में डबल यानी कि 4, तो 2 + 4 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 6 एटॉमिक नंबर किसका है, कार्बन का है, तो इसका मतलब कार्बन इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में, which property do all the elements in the same column of the periodic table as boron have in common? जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के सेम कॉलम में आते हैं जिसमें बोरोन आ रहा है, उनमें क्या कॉमन होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, और इसके पास वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोरोन वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उनके पास सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे, यानी कि टोटल देयर विल बी 3 valence electrons in each and every element of the column in which boron is placed. Okay, what property do all elements in the same column of the periodic table as fluorine have in common? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो यानी कि यहाँ पे 2,7 हो गया, तो 17th ग्रुप हो गया, तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स फ्लोरीन वाले ग्रुप में होंगे उनके पास सभी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दिस इज द कॉमन थिंग। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 287, तो 287 आपको पता है ये क्लोरीन की बात हो रही है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया 17। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकल सिमिलर, तो आपको बताना है कि किन एलिमेंट के साथ ये केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। सेम बात है कि अगर जिसके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही यहाँ पे क्लोरीन के साथ सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, सिमिलर शो। तो पहला नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 दिया हुआ है, तो 2,5, फ्लोरीन का 2,7 है, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, फ्लोरीन इज द राइट आंसर। बट फिर भी हम लोग बाकी भी चेक कर लेंगे, 285 और 288, तो आप देख सकते हो फ्लोरीन ही जो है वो एकमात्र इनमें एलिमेंट है जो कि क्लोरीन के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, और इस तरीके से हमारा 5th का बी पार्ट भी फिनिश हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इन क्वेश्चन नंबर 6, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। आपको ग्रुप 16 और 17 में ए बी और सी 3 एलिमेंट की पोजीशन बनाई हुई है, तो अब आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। ए आपका ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है, और हमें पता है ग्रुप 17 वाले एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल की, तो द राइट आंसर इज मेटल ए जो है वो, सॉरी एलिमेंट ए जो है वो नॉन मेटल है। ओके, तो ऑप्शन पार्ट बी है, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। ए के कंपेयर में सी बताना है ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा। देखिए अब दोनों एलिमेंट 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो दोनों का काम क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करना। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जब अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होता है, जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है वो आउटर मोस्ट शेल से बढ़ जाता है, और इन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट
हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, C विल बी लेस रिएक्टिव देन A के कंपेयर में C लेस रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे आपको क्लियर कट समझना है, लेस रिएक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेबिलिटी से है। विल C बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन B यानी कि अब पीरियड की बात करेंगे। तो आपने कल पढ़ा था कि जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, प्रोटॉन नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गई है तो फिर जो पुलिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पुलिंग पावर इंक्रीज हो गई तो साइज विल बी डिक्रीज या साइज छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, C जो है वो आपका B के कंपेयर में स्मॉलर इन साइज होगा, क्योंकि C का एटॉमिक नंबर B से ज्यादा है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होकर साइज रिड्यूस कर देगा। डी को पार्ट है, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन या फिर एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। अब हमने पहले डिस्कस कर लिया ए यहाँ पे नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करेगा। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो फिर कौन सा आयन हो गया, एनाइन। तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा एनाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको ग्रुप 15 पे दे दिया है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिखनी है। तो चलिए KLM, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 2,5, और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 तो 2, 8, 5। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। विच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय। अब देखिए हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। गौर करने की बात यह है कि नाइट्रोजन के पास 2 शेल हैं और फास्फोरस के पास 3 शेल हैं। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। शेल बढ़ने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना फास्फोरस के लिए डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यानी कि सबसे आसान इलेक्ट्रॉन गेन करना किसके लिए इजी है, नाइट्रोजन के लिए। तो फिर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने वाला है, नाइट्रोजन होने वाला है, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ शेल की नंबरिंग कम होने की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसी एलिमेंट एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे हम लोग पोजीशन कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, सपोज कर ले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका फिल होगा 2,6। तो अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेल बताते हैं किसकी जगह, पीरियड। तो हमें क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट गिव्स द पीरियड नंबर बाय गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ एन स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे यहाँ पे 2 शेल है तो पीरियड कौन से में ऑक्सीजन आएगा, सेकंड पीरियड में आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस द इंडिकेशन अबाउट ग्रुप। ग्रुप के बारे में हमें किसके बारे में पता चलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें ग्रुप नंबरिंग पता चलती है। जैसे यहाँ पे अब आपके पास 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 6 + 10 यानी कि कितना हो गया हमारे पास, 16 ग्रुप का एलिमेंट है ये ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात क्या है, अगर वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होता है फिर तो ग्रुप नंबर 1 और 2 ही रहेगा। लेकिन अगर उसके बाद 3 से लेकर 8 तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, जैसे 13, 14, 15 और ये 18 तक। तो इस तरीके से आप लोगों को ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी और ना ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 से 12 बनेगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, बिल्कुल, और उसको सराउंड किया गया है एटॉमिक नंबर 12, 18, 20, 19, 21, 38 से। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम।
तो बड़ा इजी है कि किन की प्रॉपर्टीज कैल्शियम से मिलेगी। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो 2882 दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। तो जिसके पास भी वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की प्रॉपर्टीज कैल्शियम से मैच कर जाएगी। हम लोग 12 की बात करें, 12 हमारे लिए पहचानना इजी है, मैग्नीशियम, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, तो मैग्नीशियम के साथ ही मैच करेगा। 19 आपका पोटाशियम होता है 2881, ये मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, जबकि हमने अभी क्या डिस्कस किया है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। उसके बाद है 21, 21 में आप लोगों के पास स्कैंडियम आता है, और यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 20 से अबव वालों की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपका आंसर बनेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आपका 38 है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत कह दिया, 38 वाला इसका आंसर आएगा, दैट इज स्ट्रोंशियम। वो क्यों आएगा, क्योंकि स्ट्रोंशियम जो है वो आपके सेकंड ग्रुप में बिलोंग करता है, मतलब इसके पास भी बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। ये देख सकते हो आप लोग, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। ये देखिए आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एक ही ग्रुप में मिल रहे हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, तो इसीलिए स्ट्रोंशियम यानी कि 38 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट भी इसमें आएगा। अब आप कहेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको टेबल वगैरह गिवन करेंगे, अगर उनको 20 से अबव वाले किसी भी एलिमेंट की कोई भी क्वेश्चनिंग आपसे करनी हुई, अदरवाइज वो अपने आप को 20 तक ही लिमिटेड रखेंगे। 10th question, compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and modern periodic table। तो मेंडलीव और मॉडर्न periodic table को आपने कंपेयर करना है और क्या क्या उनमें अलग अलग चीजें हैं वो आपको बतानी है। बड़ा आसान है, मेंडलीव के periodic table में जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज की गई थी वो यूज की गई थी एटॉमिक मास, और मॉडर्न periodic table में जो प्रॉपर्टी यूज की गई थी वो यूज की गई थी एटॉमिक नंबर। उसके बाद सेकंड में आप क्या लिखोगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस वेयर द ऑर्डर वाज नॉट एज पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली ऑर्डर नहीं था, बट व्हेन दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एज पर एटॉमिक नंबर द ऑल द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड प्रॉपर्ली। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली किया गया तो ये पोजीशन वैलिड हो गया। Isotopes could not be placed in Mendeleev's periodic table, whereas isotopes can be placed in modern periodic table as all are having same atomic number। Isotopes को हम लोग modern periodic table में place कर सकते थे इजीली, लेकिन मेंडलीव के periodic table में place नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी कि मेंडलीव के periodic table में there was large और there was a non-uniform differences between the atomic masses, so it was difficult to predict how many new elements would be discovered in future। फ्यूचर में कितने नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे इसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता था, लेकिन इन मॉडर्न periodic table it was easy as the table was based on atomic number and it is carrying natural number। जैसे 1 के बाद 4 आया तो आपको इजीली पहचान में आ गया कि 1 के बाद 2 और 3 आ सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। इसके अलावा हाइड्रोजन की पोजीशन देखिए दोनों में नहीं आई, तो आप ये पॉइंट बना सकते हो क्योंकि उन्होंने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कहा है, तो हम लोग कंपेयर में करते हुए ये चीजें लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और अगर आपके पास पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी वैलिड, ये वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज मतलब सफिशिएंट है। जब आप लोग एलिमेंट्स का अरेंजमेंट में लिखोगे तो ये आएगा। ओके, ये एक बात और आप लिख सकते हो, ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करेंगे हम लोग, उसके लिए मुझे टेबल खोलना पड़ेगा, मेंडलीव का टेबल भी और मॉडर्न भी। मॉडर्न में तो आपको क्लियर है कि देयर वर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको आप पीरियड्स बोलते थे। तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज है और 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको ग्रुप बोलते थे। लेकिन मेंडलीव के टेबल में जो ग्रुप थे वो 8 थे, वो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ग्रुप 8 थे और पीरियड आपके 6 थे, तो ये भी एक तरह से मतलब आपका कंपेयरिंग पॉइंट बन सकता है। मॉडर्न पीरियड टेबल में एक जो बात आपको बतानी है वो ये देखिए, आप देखोगे कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल है ना सिर्फ यहाँ तक है, ये वाला पार्ट, ये जो अभी आप देख रहे हो लेंथेनोड्स एंड एक्टिनोड्स, ये टेबल के बाहर है, मतलब अगर आप इनको ये रेंज यहाँ पे करोगे तो सारा टेबल हिल जाता है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन है कि लेंथेनोड्स और एक्टिनोड्स को अभी भी हम लोग प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाए हैं, तो इस लिमिटेशन के साथ ही आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ता है।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी डन हो गया और कंप्लीट चैप्टर आप लोगों का डन हो गया। तो केमिस्ट्री के यही 2 चैप्टर थे जो टर्म 2 में आपको आएंगे और केमिस्ट्री पार्ट आप लोगों का फिनिश हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।